हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ रितेश पर। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे जीएस से रिलेटेड है, सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पैरामेडिकल की परीक्षा में पूछे जाते हैं, आईटीआई की परीक्षा में पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाते हैं, वैसे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जो हैं, अगर पैरामेडिकल, आईटीआई और पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये जो वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी पढ़ाई होगी उसके पीडीएफ के लिए आपको हमारे जो स्टडी विथ रितेश है उसको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है, जिसके लिए आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। कह रहा है प्राकृतिक प्रक्रम जिसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है वह है ना। सोलर एनर्जी की बात हो रही है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है और उसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है कहाँ पे? रासायनिक ऊर्जा में। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ये होता है? तो देखते हैं हम लोग। तो हमारा पहला ऑप्शन है फोटो ट्रांसमिशन, है ना। फोटो ट्रांसमिशन देखिए ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे टेलीविज़न वगैरह में यूज़ की जाती है और इस प्रक्रिया में सोलर, है ना, सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? ट्रांसपिरेशन, है ना। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। और देखिए वाष्पोत्सर्जन में भी सौर ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पौधे जो हैं वो जड़ से पानी को बाहर निकालते हैं तब भी ये प्रक्रिया होती है और तने और पत्तियों के द्वारा वो पानी बाहर आता है ना। या जनरली वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में भी सौर ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखिए यहाँ पे प्रकाश मेंशन है और सौर ऊर्जा हमारे सूर्य के प्रकाश से ही मिलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमारे सूर्य का प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उसके बिना ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो इसी प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की जो है वो लिया जाता है पौधों के द्वारा। जब सूर्य का प्रकाश उन पे पड़ता है तो उनका जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें? रासायनिक ऊर्जा में, और जिसके द्वारा वे अपने भोजन को बना पाते हैं ना। रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है। हमारा अगला जो है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, श्वसन, है ना। देखिए श्वसन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमारे सौर ऊर्जा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आँख के चश्मे की लेंस, है ना। आँख की चश्मे के लेंस का पावर किस मात्रक में मापा जाता है? ठीक है। तो आँख का जो चश्मा का लेंस होता है वो डायप्टर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डायप्टर में मापा जाता है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है ना। और इसका जो सूत्र होता है इसको निकालने का वो क्या होता है कि जो क्षमता होती है आँख की, और वो फोकस दूरी का जो है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है। तो ये इसी के द्वारा मीटर में निकलता है और डायप्टर जो है वो उसको निकाला जाता है। तो ये क्या किया जाता है? इससे लेंस के जो है वो पावर को डिनोट किया जाता है डायप्टर के द्वारा कि उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है। डेसिबल ध्वनि के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? ध्वनि को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखेंगे कि ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है हमारा डेसिबल। ठीक है। सेंटीमीटर हमारी लंबाई को मापा जाता है ना। मीटर और सेंटीमीटर में क्या है? लंबाई को, लेंथ को मापा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो जिस रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर होती है वह है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये प्रिज्म है
है ना, और यहाँ से हमारी जो है कोई वाइट रे, है ना, श्वेत प्रकाश दी जा रही है, श्वेत प्रकाश दी जा रही है, तो वो जो रंग हैं वो 7 रंगों में बट जाते हैं। कितने रंगों में? 7 रंगों में बट जाते हैं, याद रखिएगा। और अक्सर परीक्षा में जो है वो पूछा जाता है। 3 4 5 6 7, है ना। पहले हमारा क्या होता है कि नीचे की तरफ से चलेंगे तो इसका सूत्र है विबग्योर, है ना, VIBGY, है ना, OR। तो देखते हैं कि R जो है रेड, R से क्या हुआ, हमारा रेड हुआ, और नीचे वायलेट है ना, वायलेट मतलब कि बैगनी। इसको हिंदी में अगर आप लोग याद करना चाहें तो ये हो जाता है बैजानीह पिनाला, है ना, बैजानीह पिनाला। तो ये क्या हो जाएगा, बैजानीह पिनाला जो है वो आपका सूत्र हो जाएगा। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। तो आप लोग देख पा रहे हो कि बैजानी पिनाला में हमारा क्या होता है कि ये कह रहा है कि आधार की तरफ, प्रिज्म के आधार की तरफ कौन सा कलर रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा बैगनी रंग जो है वो आधार की तरफ है ना, नीचे की तरफ है, ऐसे झुका हुआ है, तो ये आधार की तरफ बैगनी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विद्युत प्रेरण का मात्रक, है ना, विद्युत प्रेरण का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंडक्शन। देखिए हमेशा याद रखेंगे कि विद्युत प्रेरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है विद्युत प्रेरण का मात्रक। वही बात करें तो गॉस किसका मात्रक होता है? तो देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स का भी इसको बोला जाता है मात्रक, है ना। तो याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स का मात्रक होता है गॉस। और हमारा ओम जो है ना, ओम किसका मात्रक होता है? ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो याद रखेंगे हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। हेनरी जो होता है वो विद्युत प्रेरण का मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक है ना। तो ये क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ये जो है अभी हमने बात की है, तो गॉस जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स सबका मात्रक गॉस होता है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र या फिर फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। वहीं अभी अभी हमने हेनरी की बात की थी कि हेनरी जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व का होता है। यहाँ पे बर्नूली होना चाहिए, है ना, बर्नूली। तो बर्नूली किसका मात्रक होता है? देखिए ये तरल पदार्थों से संबंधित है। किससे संबंधित है? तरल पदार्थों के वेग से संबंधित है, के वेग से संबंधित है, और वेग से और उनकी ऊर्जा से संबंधित है। बर्नूली का जो है वो सिद्धांत है ना, ये एक सिद्धांत है। और अभी हमने ओम की बात की थी, तो ये प्रतिरोध का मात्रक है। किसका? प्रतिरोध का, जिसको डिनोट इस चिन्ह के द्वारा किया जाता है ना, इस चिन्ह के द्वारा ओम को डिनोट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो अभी हमने गॉस पढ़ा था, कहीं कहीं वो फ्लक्स का भी मात्रक उसको बोला जाता है, लेकिन उसको चेंज किया जाता है ना। तो हमारा सही आंसर चुंबकीय फ्लक्स का एग्जैक्ट क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। वेबर जो है वो कहा चुंबकीय फ्लक्स का हमारा मात्रक होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमारा क्या हो जाता है? वो गॉस हो जाता है। ध्यान रखेंगे वेबर जो है वो फ्लक्स का मात्रक हो जाता है। बर्नूली की अभी हमने बात की थी कि ये सिद्धांत है जो कि तरल पदार्थों की ऊर्जा तथा उनके वेग से संबंधित है। वही ओम जो है वो प्रतिरोध से संबंधित है। और फैराडे, है ना,
फैराडे किससे संबंधित है? तो देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है, ये विद्युत धारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत धारिता से संबंधित है फैराडे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, तो पिको फैराडे किसका मात्रक है? ठीक है, फैराडो से ही आपका फैराड से ही पिको फैराड भी आया हुआ है। तो ये जो है ये हमारे विद्युत धारिता है ना, विद्युत धारिता जो कि अभी हमने बात की थी उसका मात्रक होता है पिको फैराडे, या सिर्फ फैराडे भी विद्युत धारिता का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए हमारे लिक्विड कंसंट्रेशन को जो है वो मापा जाता है, याद रखेंगे। तो ये लिक्विड जो भी कंसंट्रेशन होता है इसको हम लोग ग्राम में मापते हैं, है ना, ग्राम में या फिर मोल में मापते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्राम भी हो सकता है, और पिको फैराडे का मात्रक आपका विद्युत धारिता हो जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान नियम कौन सा है ना। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान नियम कौन सा है? तो सबको पता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। क्या है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो होता है वो आइंस्टीन का जो है एनर्जी का लॉ ऑफ एनर्जी का लॉ है। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो डिनोट किया जाता है ना, कि m को किससे डिनोट करते हैं और c को किससे डिनोट करते हैं, तो हम जो m को डिनोट करते हैं वो आप लोग लिख लेंगे कि ये जो हमारी E है वो है क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है ना, क्या है, एनर्जी है। फिर अगर हम बात करते हैं m की, है ना, तो m हमारा क्या हो जाता है, मास हो जाता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान हो जाता है। और अगर बात करें C की, है ना, तो C क्या हो जाता है, प्रकाश का जो वेग है ना, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का जो वेग है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होता है, हम लोग C से डिनोट करते हैं। तो हमारे आइंस्टीन का जो लॉ ऑफ एनर्जी है उसका सूत्र होता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, एम सी स्क्वायर, इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है ना, नहीं की बात कही जा रही है। तो हमारे ऑप्शन को देखते हैं, तो पहला ऑप्शन कहता है एक्स किरण, है ना, एक्स रेज जो होती हैं वो होगा, या फिर सिर्फ लाइट हो जाएगा, या फिर ऊष्मा विकिरण हो जाएगा, या फिर ध्वनि तरंग हो जाएगी। देखिए ये जो तीनों हमारी है ना, तीनों जो है वो क्या हो जाती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, एक्सरे, प्रकाश और ऊष्मा विकिरण। लेकिन जो ध्वनि तरंगे है ये कौन सी तरंगे होती हैं, ये भी हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ध्वनि जो तरंगे होती हैं उनको अनुदैर्घ्य, है ना, क्या बोला जाता है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे बोला जाता है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्न में से कौन एरोमेटिक नहीं है ना। सबसे पहले बात जानेंगे एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक वो पदार्थ होते हैं जिनमें कोई सुगंध होती है ना, सुगंध होती है, सुगंध, एरोमेटिक उनको बोला जाता है। तो एरोमेटिक में देखते हैं कि कौन सा नहीं है, तो हम देखते हैं कि फिनॉल, है ना, फिनॉल जो होता है आपका एरोमेटिक होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, याद रख लेंगे, अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है C6H5OH, है ना, फिनोल का जो है वो आपका सूत्र हो जाता है। बेंजीन का क्या सूत्र होता है, बेंजीन भी देखिए आपका एरोमेटिक होता है ना, इसमें भी सुगंध होती है। ठीक है, C6H6 के नाम से जाना जाता है, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है। और क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन भी देखिए आपका सुगंधित होता है। ठीक है,
क्लोरोबेंजीन भी सुगंधित होता है, जिसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, C6H5Cl होता है। और वही बात करें साइक्लोहेक्सेन, देखिए साइक्लोहेक्सेन जो है वो सुगंधित नहीं होता है, गंध होती है इसमें लेकिन सुगंध अलग चीज़ है। जो सुगंध अच्छी लगती है उसको बोला जाता है, और ये एरोमेटिक जो है वो नहीं होता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H10। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में कौन खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है ना, ओपन चेन। ओपन चेन, अब देखिए जो भी हमारे कार्बन है वो चेन बनाते हैं, है ना, कार्बन के जो यौगिक हैं वो एक श्रृंखला बनाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो ओपन चेन बनाता है, इसमें से किसका स्ट्रक्चर ओपन चेन का रहता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कहता है पहला एथेन, दूसरा बेंजीन, साइक्लोप्रोपेन और चौथा जो है वो पायरीडीन का है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, है ना, तो हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे स्ट्रक्चर जो एथेन का होता है वो आप लोग देखेंगे कि इस तरीके से होता है ना, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पर भी H, नीचे H और यहाँ पर भी H, है ना, कहीं से ये एक दूसरे को बांधे नहीं हैं। वहीं बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके जो परमाणु होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं जिसमें कि आपका यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होता है। ठीक है, जो कि घिरे हुए रहते हैं। फिर यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, चलिए बात करते हैं H की, और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना हुआ रहता है। तो हम देख रहे हैं कि क्या है, क्या हो जाता है यहाँ पर, चलिए, तो ये जो है वो एक श्रृंखला में है लेकिन खुली श्रृंखला में नहीं है ना, ये बंद श्रृंखला में है, ओपन नहीं है, ये एक दूसरे को बांध के रखे हुए हैं ना, जो कार्बन के जो एटम है वो एक दूसरे में क्या है, जुड़े हुए हैं, ओपन नहीं है। साइक्लोप्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है और उसके हिसाब से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है ना, कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का होता है, जो कि ऐसा होता है, कार्बन के परमाणु जो है वो बंधे हुए होते हैं, एक त्रिभुज के जो है शेप में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। और पायरीडीन का देखिए, पायरीडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बंद होता है ना, वो भी बेंजीन की तरह होता है। और यहाँ पर H होता है और इसके परमाणु एक दूसरे से ऐसे लगे हुए होते हैं ना, ये भी क्लोज्ड है ना, और हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से बंधा हुआ होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सारे जो स्ट्रक्चर है वो बंधे हुए हैं, है ना, एक दूसरे में बंधे हुए हैं, यहाँ पर भी है, लेकिन जो इथेन का स्ट्रक्चर है वो ओपन है ना, वो बंधे हुए नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है कि खुली श्रृंखला का ये जो है इथेन उदाहरण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है आकाश का वह भाग जहां पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता है तथा सभी कुछ उसमें समा जाता है ना, वो क्या है। देखिए आकाश का वह भाग जो कि सब कुछ समाने वाला है, मतलब कि हाई ग्रेविटी उसमें होती है ना, और उसको ब्लैक होल बोला जाता है। ठीक है, ब्लैक होल एक ऐसा जो है वो जगह है, एक ऐसा पिंड है जिसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो सभी वस्तुओं को या फिर किसी भी चीज़ को जो वहाँ पे जाता है उसके नज़दीक वो अपनी तरफ समाहित कर लेता है ना। हाई ग्रेविटी कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेविटी है, यहाँ पे कोई भी जाएगा तो वो उसी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक होल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है ना। अब
ए ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे, कहता है अणु धनात्मक आवेश युक्त होते हैं। जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अणु देखिए सिर्फ धनात्मक नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स में आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चार्ज पाए जाते हैं। वहीं बात करें आयन विद्युत आवेश रहित होते हैं। आयन जो होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। नहीं, आयन्स में इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वही बात कहता है कि आयन जो होते हैं वो विद्युत आवेश युक्त होते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है ना। किसी अलग आयन्स पे पॉजिटिव, अलग आयन्स पे नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि आयन जो होते हैं वो विद्युत आवेश जो है वो युक्त कण होते हैं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है NaHCO3 का नाम है ना। इसका नाम पूछ रहा है तो बहुत ही इजी है। क्या हो जाता है इसका नाम, तो इसका नाम जो है वो आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो कि बेकिंग सोडा भी इसको बोला जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट। अगर इसका फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है तो क्या होगा, या फिर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। देखिए ये जो है वो इनका स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं होता है, ये सही तरीके से लिखे नहीं गए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक है ना। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो देखिए हमारा जो यूरिया है, इससे हमेशा ये देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आते रहता है कि सबसे पहले जो तैयार किया गया था हमारे प्रयोगशाला में वो यौगिक यूरिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर, जो कि बहुत ही इजी है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 3 है और ऑप्शन डी 4 है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु भार की इकाई है। परमाणु भार की इकाई क्या होती है, द यूनिट ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब परमाणु भार किसमें मापा जाता है। तो हम देखते हैं परमाणु भार जो है वो ग्राम में मापा जाता है ना। ग्राम में मापा जाता है और इसको बाद में भले कन्वर्ट किया जाता है मोल्स वगैरह में। तो हमारा परमाणु भार का जो इकाई होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है, याद रखेंगे। चलिए तो फिर हम लोग जो है अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपको ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और जो कि रिपीट हुए हैं वैसे क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।